पिछले कुछ वीडियो से हम एक बिंदु की एक रेखा से दूरी ज्ञात करने की कोशिश करते आ रहे हैं। इस वीडियो में हम एक सूत्र का व्युत्पन्न करेंगे और उस सूत्र के उपयोग से हम किसी भी बिंदु और किसी भी रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करने में सक्षम हो जाएंगे। किंतु इससे पहले चलिए जो अब तक की कहानी है उसे हम वापस से दोहरा लेते हैं। यह हमारा पहला उदाहरण है। इसमें हम मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से इस रेखा की दूरी ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, मूल बिंदु तो यह है, यहां पर यह रेखा है और यह लंब पाद यानी कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। हमने यहां इस लंब यानी कि परपेंडिकुलर OF की लंबाई ज्ञात करने की कोशिश की थी। और यह हम कैसे करते हैं? हम सबसे पहले F के निर्देशांक ज्ञात करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए दो चीजों का उपयोग करते हैं। पहले तो F इस रेखा पर स्थित है और OF यहां पर लंब है। और एक बार जब हमें इस F के निर्देशांक मिल जाते हैं तब हम दूरी सूत्र का उपयोग करके इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हमने यही चीज एक अन्य विधि से करने की भी कोशिश की। हमने यहां पर इस त्रिभुज, यह जो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश की। वह आ जाएगा 1/2 गुणा x अंतःखंड यानी कि x इंटरसेप्ट गुणा y अंतःखंड। और यह क्षेत्रफल और किसके बराबर होगा? 1/2 गुणा यह लंबाई गुणा अक्षों के बीच की यह लंबाई। तो अब देखिए, यहां पर ये चार चीजें हैं जिनमें से तीन चीजें हम पता कर सकते हैं। x अंतःखंड व y अंतःखंड हम इस समीकरण से पता लगा लेंगे और अक्षों के बीच की लंबाई हम इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांकों से पता लगा लेंगे। यहां पर हम दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग करके अक्षों के बीच की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। और एक बार जब हम ये मान यहां पर उठाकर रखेंगे तब मूल बिंदु से इस रेखा की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इस मूल बिंदु से दूर चलते हैं और यहां पर एक अलग बिंदु ले लेते हैं। यह बिंदु इस आयत अर्थात रेक्टेंगल का सम्मुख शीर्ष यानी कि अपोजिट वर्टेक्स है। अब इस आयत के लिए लंबाई तो x अंतःखंड है और इसके लिए चौड़ाई यानी कि ब्रेथ y अंतःखंड है। और हमें यहां पर इस त्रिभुज में PA और PB ये दोनों भुजाएं पता लग गई हैं। साथ ही साथ हम यह लंबाई AB भी जानते हैं। यह अक्षों के बीच की लंबाई ही होने वाली है। तो अब पुनः हम इस त्रिभुज विधि का उपयोग करते हुए PF ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या हो यदि यह बिंदु P थोड़ा और दूर चला जाए? तो अब यह बिंदु P आयत अर्थात रेक्टेंगल पर स्थित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अन्य सभी चीजें तो वैसी की वैसी ही रहेंगी। बस यहां पर अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना इतना ज्यादा सरल नहीं है। किंतु इसके लिए हमारे पास एक दूसरा सूत्र है। जब हमें किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों यानी कि वर्टिसेस के निर्देशांक पता हो तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस सारणिक सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहां पर इस सूत्र से इस त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के बराबर रख देंगे। आधार तो हम निर्देशांकों एवं दूरी सूत्र के उपयोग से ज्ञात कर लेंगे और ऊंचाई हमें यहां पर पता करनी है। और जब हम ये सब कर लेंगे तो हमें यह लंबाई PF मिल जाएगी जो कि इस बिंदु की इस रेखा से लांबिक दूरी अर्थात परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब तक हमने जितने भी उदाहरण देखे हैं उन्हें करने का विशेष रूप से यह उद्देश्य था कि हम स्वयं से किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र का व्युत्पन्न कर पाएं। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से कीजिए। अब आइए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बिंदु को व्यापक रूप में लिख लेते हैं। तो रेखा तो देखिए यही है जिसकी हम अब तक बात करते आ रहे थे। यह रेखा है 3x + 4y = 25। किंतु अब की बार जो बिंदु है उसके निर्देशांक x1, y1 है। तो यहां पर हम किसी भी बिंदु की इस रेखा से दूरी ज्ञात कर रहे हैं। अब हम यह कैसे करेंगे? इसके लिए हमारा वही तरीका होगा। पहले हम यह लंबाई ज्ञात करेंगे और यह लंबाई इस त्रिभुज के अंदर है। तो यदि हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाता है और इस आधार की लंबाई पता चल जाती है तो इन दोनों के उपयोग से हम यह लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। और अब तक आपको पता तो चल ही गया है कि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस आधार को कैसे ज्ञात करते हैं। तो यदि यह बिंदु F है, यह बिंदु A है जिसके निर्देशांक 25/3, हैं और यदि यह बिंदु B है जिसके निर्देशांक 0,25/4 हैं, तो इस त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा PF गुणा AB। अब आइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सारणिक के सूत्र यानी कि डिटरमिनेंट फॉर्मूला के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। वह आएगा 1/2 सारणिक में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब यह देखिए कि ये निर्देशांक क्या होंगे। तो यहां पर x1 व y1 तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे और इनको ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांकों का उपयोग करेंगे।
तो x2 y2 के स्थान पर 25/3 व 0 आ जाएंगे और x3 y3 के स्थान पर 0 व 25/4 आ जाएंगे। अब चलिए इस सारणिक का हम विस्तार कर लेते हैं। हमें मिलेगा 1/2 और यहां पर x1 इसके गुणा में 0 - 25/4 माइनस y1 इसके गुणा में आ जाएगा 25/3 माइनस 0 प्लस 1 और इसके गुणा में आएगा 25/3 गुणा 25/4 माइनस 0। आइए अब इसे सरल कर लेते हैं। हमें मिलेगा 1/2, यहां पर आएगा -25/4 x1 माइनस 25/3 y1 प्लस 25/3 गुणा 25/4। तो देखिए यहां पर माइनस और यहां पर प्लस, तो हम माइनस के चिन्ह को बाहर निकाल सकते हैं। हमें मिलेगा प्लस प्लस माइनस, क्योंकि x1 और y1 के पद धनात्मक चिन्ह के साथ थोड़े अच्छे दिखाई देते हैं। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया है, तो यह किसके बराबर होगा? 1/2 गुणा PF गुणा AB, और AB को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। AB बराबर आएगा वर्गमूल 25/3 स्क्वायर प्लस 25/4 स्क्वायर। तो अब चलिए यहां पर PF ज्ञात कर लेते हैं। तो 1/2 से 1/2 तो कट जाएगा, हमें PF बराबर मिलेगा, यह तो अंश अर्थात न्यूमरेटर में आ जाएगा और हर अर्थात डिनोमिनेटर में यह AB आ जाएगा, तो यह चीज आ जाएगी। तो इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु के लिए लंबाई PF यह आने वाली है, अर्थात किसी भी बिंदु x1, y1 और इस रेखा के मध्य की दूरी PF यह आ जाएगी। अब आइए चीजों को हम एक चरण आगे ले चलते हैं। अब हमें किसी बिंदु x1, y1 की किसी रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से दूरी ज्ञात करनी है। तो पूरी प्रक्रिया समान ही रहेगी। एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। अब आइए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो देखिए यह तो रेखा है, यह त्रिभुज है और इस त्रिभुज में हम यह लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं। रेखा का समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और देखिए यह बिंदु x1, y1 है, यहां पर यह बिंदु a है जिसके निर्देशांक हैं -c/a, 0 और यह बिंदु B है जिसके निर्देशांक हैं 0, -c/b। और इनके निर्देशांक हमें कैसे मिले हैं? देखिए इस रेखा के समीकरण में यदि हम y बराबर 0 रख देंगे तो हमें x बराबर -c/a मिलेगा, तो यह तो x अंतःखंड है। और यदि रेखा के समीकरण में हम x बराबर 0 रखेंगे तो हमें y बराबर -c/b मिल जाएगा, तो यह y अंतःखंड है। तो हमारे पास x अंतःखंड है, y अंतःखंड है और ये दोनों बिंदु भी है, तो हम यह लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। यह लंबाई AB क्या आ जाएगी? वर्गमूल में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी वर्गमूल में -c/a इसका स्क्वायर प्लस -c/b इसका स्क्वायर। अब चलिए इसे सरल करते हैं। तो यहां अंश यानी कि न्यूमरेटर में c स्क्वायर आएगा, उसका वर्गमूल लेने पर हमें मापांक c यानी कि मॉड ऑफ c मिलेगा। और यहां हर यानी कि डिनोमिनेटर में a स्क्वायर b स्क्वायर और इसका वर्गमूल है, वह करने पर हमें मापांक AB मिलेगा। जब भी हम किसी वर्ग का वर्गमूल लेते हैं तो हमें याद से मापांक लगा लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल के परिणाम में हमें सदैव धनात्मक संख्या मिलती है। तो अब देखिए यहां अंश में क्या बचा हुआ है? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इसका वर्गमूल, तो इसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यह AB तो हमने ज्ञात कर लिया है, इसका उपयोग करते हुए हम इस त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा PF गुणा AB। तो AB तो हम ज्ञात कर चुके हैं, आइए इस त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वह आएगा 1/2 सारणिक में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो देखिए यह क्या आएगा? 1/2 और सारणिक में x1 y1 1 -c/a 0 1 0 -c/b 1। तो आइए अब इसका विस्तार कर लेते हैं। हमें मिलेगा 1/2 और यहां पर देखिए पहले x1 आएगा और 1 गुणा 0 यानी 0 प्लस c/b, फिर -y1 और इसके गुणा में आ जाएगा -c/a -0 और फिर प्लस 1 और इसके गुणा में आएगा, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, c/a गुणा c/b -0। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 और यहां पर x1 c/b और माइनस माइनस प्लस होगा तो y1 c/a और प्लस c गुणा c यानी कि c स्क्वायर बट्टा AB। तो अब देखिए यहां से अंदर हम इसको और सरल कर सकते हैं और AB को LCM अर्थात लघुत्तम समापवर्तीय करके लिख सकते हैं। तो वह होगा 1/2 और यहां पर नीचे मापांक AB आ जाएगा
और ऊपर से हम मापांक c ले सकते हैं उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। तो यहां पर मापांक में बच जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c, क्योंकि यहां पर c स्क्वायर था तो केवल c बचेगा। और यह जो मापांक में लिखा हुआ है यह हमारी रेखा के बहुत समान है। रेखा में है ax प्लस by प्लस c और यहां पर है ax1 प्लस by1 प्लस c। तो अब देखिए यह तो इस त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल आ गया है। यह किसके बराबर होगा? 1/2 गुणा PF गुणा AB। तो अब चलिए AB का मान हम यहां पर उठाकर रख लेते हैं। तो हमें मिलेगा 1/2 मापांक C बट्टा मापांक AB गुणा मापांक ax1 प्लस by1 प्लस c और बराबर 1/2 गुणा PF गुणा AB का मान है मापांक C गुणा वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टा मापांक AB। तो अब कई सारी चीजें दोनों पक्षों में से कट जाएंगी। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, मापांक C से मापांक C कट जाएगा और मापांक AB से मापांक AB कट जाएगा। तो हमें PF बराबर देखिए क्या मिलेगा? मापांक ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टा वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यह हमारा जादुई सूत्र यानी कि मैजिकल फॉर्मूला आ गया है। अब इस सूत्र के उपयोग से हम किसी भी बिंदु की किसी भी रेखा से दूरी लिख सकते हैं, जहां बिंदु के निर्देशांक x1, y1 है और रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। और ध्यान दीजिए कि यहां पर रेखा का समीकरण मानक रूप अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि हमने सभी चीजों को बाईं ओर लेकर बराबर में 0 बना लिया है। तो इसे याद रखने का यह तरीका हो सकता है कि यहां अंश यानी कि न्यूमरेटर में तो आएगा, हम मापांक लेंगे और इसके अंदर लिखेंगे जो रेखा के समीकरण को मानक रूप में लाने पर हमें बायां पक्ष मिलता है, और यहां पर x व y के स्थान पर हम x1 व y1 प्रतिस्थापित कर लेंगे जो कि इस बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यह तो अंश यानी कि न्यूमरेटर होगा और हर में हम क्या करेंगे? वर्गमूल लेकर जो x व y के गुणांक अर्थात कोफिशिएंट्स हैं इस मानक रूप में, उनका वर्ग करके उन्हें जोड़ देंगे। तो यहां पर वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो यह और इसके भाग में यह करने पर हमें इस बिंदु की इस रेखा से दूरी प्राप्त हो जाएगी। अब चलिए जिन उदाहरणों को अब तक हमने किया है उनको हम इस सूत्र के उपयोग से करते हैं। तो बिंदु 6,8 की रेखा 3x प्लस 4y बराबर 25 से दूरी ज्ञात करना। अब चलिए इसे कर लेते हैं। तो यह दूरी PF आएगी, मापांक में इस रेखा के समीकरण को मानक रूप में लिखना है, बट्टा वर्गमूल में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? मापांक 3 गुणा 6 प्लस 4 गुणा 8 माइनस 25। तो हमने x के स्थान पर 6 रख लिया है वह y के स्थान पर 8 रख लिया है और यहां भाग में आ जाएगा वर्गमूल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अब चलिए इसे सरल करते हैं। तो 3 गुणा 6 यानी कि 18 है, प्लस 32, 4 गुणा 8 32 होता है, माइनस 25 इस पूरे का मापांक, और बट्टा देखिए यहां पर वर्गमूल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 25 आएगा और वर्गमूल 25 5 होता है। अब देखिए 18 प्लस 32 यानी कि 50, 50 माइनस 25 यानी कि 25, उसका मापांक लेने पर हमें 25 ही मिलेगा। तो यह 25/5 आ रहा है जो कि 5 होगा। तो यह दूरी PF 5 इकाई होगी। अब आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं जो हमने पहले किया था, जहां पर अब यह बिंदु है 25/3, 25/4 और इसकी इस रेखा से हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो यह दूरी PF हम इस सूत्र से लिख सकते हैं। तो चलिए अब x1 व y1 के स्थान पर 25/3 व 25/4 यहां पर प्रतिस्थापित कर लेते हैं और यह करने के बाद यहां पर देखिए वर्गमूल में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आएगा। अब देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो हमें मिलेगा मापांक में 25 प्लस 25 माइनस 25 बट्टा यहां पर वर्गमूल 25 जो कि 5 होता है। तो अब देखिए 25 माइनस 25 0 होगा और मापांक 25 यानी कि यह 25 ही होता है। तो यह वापस से 25/5 आ रहा है जो कि 5 इकाई होगा। तो यहां से भी जो PF है वह 5 इकाई आ रही है। अब चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं जिसमें हम मूल बिंदु यानी कि 0,0 की इस रेखा से दूरी ज्ञात कर रहे थे। तो अब यहां पर x1 व y1 के स्थान पर हम 0 व 0 प्रतिस्थापित करेंगे। तो ऐसा करने पर हमें मिलेगा मापांक में 3 गुणा 0 प्लस 4 गुणा 0 माइनस 25 बट्टा वर्गमूल में वही आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अब देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा? मापांक 0 प्लस 0 माइनस 25 बट्टा यहां पर आ जाएगा 5, क्योंकि वर्गमूल 25 5 के बराबर होता है। तो अब मापांक माइनस 25 यानी यह 25 ही आएगा और यहां बट्टा है 5। तो देखिए 25/5 और यह 5 ही आ जाएगा। तो यहां से भी जो दूरी PF है वह 5 इकाई ही आएगी।